और लो स्पीड में इंजन लिटिल कम से कम इंजन को इंजन लो स्पीड में रहता है तो लिटिल पावर करता है the engine only connected through the clutch directly to the propulsion. It would not be possible to move the engine in stationary motion. The vehicle features torque, large torque of the start off to climb hill. The vehicle require large torque to start off. तो vehicle को require होता है वो start off to climb a hill or pull a heavy load. जब इंजन को स्टार्ट करना होता है या फिर क्लाइंब करना या फिर हेवी लोड को पुल करना होता है व्हीकल को तो उसमें लार्ज टॉर्क की जरूरत पड़ती है हालांकि लार्ज टॉर्क जो है नेसेसरी नहीं होता हाई स्पीड ट्रैवलिंग के टाइम पर जब व्हीकल when the way we need to be to given time लार्ज टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती जब नहीं होता ड्यूरिंग द हाई स्पीड ट्रैवल पर and increase the engine speed would be not engine speed would be no advantage as would increase the power but it's not for an engine. Good afternoon. Good afternoon. सर ऑटोमोबाइल का सिलेबस क्या होगा सर मिड सेम का? ऑटोमोबाइल का सिलेबस ये मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 1 दूंगा मैं मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 1 अभी मॉड्यूल 3 ही पढ़ाऊंगा मैं ऑटोमोबाइल 4-5 क्लासेस जो है ऑटोमोबाइल का मॉड्यूल 3 पढ़ाऊंगा मैं ठीक है सर. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून आज एसएम का क्लास हुआ था क्या नहीं हुआ था सर सॉलिड मैकेनिक्स का. तो उसमें सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या मिड सेम तक का हो गया सर. अच्छा
लगा। तो ये स्लाइड नजर आ रहा है क्या तुम लोग को? शुभदीप, स्लाइड नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो ठीक। तो ठीक है, क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम के मॉड्यूल 3 को जो मैं बताया था, क्लच के बाद में एक आता है गियर बॉक्स कंपोनेंट। तो गियर बॉक्स को मैं आज बताना चाह रहा था आप लोग को। गियर बॉक्स में धीरे धीरे जैसे जैसे स्लाइड आगे चलता जाएगा तो हमको गियर बॉक्स में उसके टाइप भी मिलेंगे, जैसे कि मैनुअल गियर बॉक्स भी है तुम लोग सिलेबस में, और ऑटोमेटिक गियर ऑटोमोटिव गियर बॉक्स भी सिलेबस में है। तो मैनुअल गियर बॉक्स में 3 प्रकार के टाइप होते हैं: स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स और सिंक्रो मैश गियर बॉक्स। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश गियर अरे बॉक्स। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है क्या? शुभदीप, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो। आवाज नहीं आ रही? किसको सुनाई नहीं दे रहा मेरी आवाज? आवाज आ रही है मेरी? सर डिस्टर्ब हो रहा था, बीच में कट रहा था। अच्छा, अब आ रही है आवाज मेरी? अब क्लियर है क्या? हेलो, अब मेरी आवाज सुनाई दे सर रही है जब क्या? पढ़ाते तो कट कट के आता है। अभी ठीक आ रहा है सर, लेकिन जब बोल रहे थे उस अच्छा, समय उस तो समय कट नहीं आ रहा रहा था, अब ठीक आ रहा है ना? अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। हाँ हाँ, चलो ठीक है फिर। अब क्लियर है यस सर, सर। अभी ठीक आ चलो, रहा है। हाँ चलो ठीक, क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं तुम लोगों को गियर बॉक्स पढ़ाने जा रहा था, तो गियर बॉक्स को स्टार्ट करते हैं। गियर बॉक्स में क्या है कि जैसे कि इंजन जो होता है, हम जानते हैं कि इंजन जो होता है वो लो स्पीड में जब चलता है तो लिटिल पावर प्रोड्यूस करता है। लो स्पीड में चलता है तो लो पावर प्रोड्यूस करता है। पर अगर इंजन को हम परमानेंटली और जब इंजन को हम हाई स्पीड में चलाते हैं तो हाई पावर प्रोड्यूस करता है। पर ये देखा गया है, अगर इंजन को हम परमानेंटली कनेक्ट कर देते हैं क्लच के साथ, डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं प्रोपेलर शाफ्ट के साथ में, अगर इंजन को हम डायरेक्टली कनेक्ट, क्योंकि इंजन से ही क्रैंक शाफ्ट नीचे रहता है, वो क्रैंक शाफ्ट क्लच से होता है और क्लच से होते हुए प्रोपेलर शाफ्ट में ट्रांसमिट होते हुए गियर क्लच से होते हुए सीधा गियर बॉक्स से कनेक्टेड हो जाता है। तो अगर हम इंजन को परमानेंटली कनेक्ट कर देते हैं थ्रू द क्लच डायरेक्टली टू द प्रोपेलर शाफ्ट से, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इंजन जो व्हीकल है हमारा स्टेशनरी पोजीशन से मूव कर सके किसी डायरेक्शन की ओर। व्हीकल जो है स्टेशनरी पोजीशन से मूव कर सके, पॉसिबल नहीं होता। जब हम अगर कोई इंजन है उसको हम परमानेंटली कनेक्टेड कर देते हैं थ्रू द क्लच डायरेक्टली टू द प्रोपेलर शाफ्ट, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि स्टेशनरी पोजीशन से इजीली मूव करे गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। तो व्हीकल जो होता है उसके लिए रिक्वायर होता है, लार्ज टॉर्क की जरूरत पड़ती है। जब कभी कोई व्हीकल होता है लार्ज टॉर्क की जरूरत पड़ती है, अगर हम उसको स्टार्ट ऑफ करते हैं या फिर व्हीकल को अगर हम हिल एरिया में क्लाइंब करते हैं या फिर व्हीकल अगर हैवी लोड पुल करता है, तो उस सिचुएशन में हमको लार्ज से लार्ज टॉर्क की जरूरत पड़ती है। पर हाउएवर ये देखा गया है कि लार्ज टॉर्क जो होता है वो नेसेसरी नहीं होता है ड्यूरिंग द हाई स्पीड ट्रेवल पे। हाई स्पीड ट्रेवल में लार्ज टॉर्क नेसेसरी नहीं होता है उतना।
जब व्हील हाई स्पीड में ड्रिवन चलाया जाता है या हाई स्पीड में ट्रेवल करता है, या व्हील जब रोटेट होते हैं हाई स्पीड में रोटेट होते हैं, तो उस सिचुएशन में ये देखा गया कि लार्ज टॉर्क जरूरत नहीं पड़ती हाई स्पीड में जब चलता तो। लेकिन ये देखा गया है, फिर भी ये नोटेड किया गया है कि जब इंजन स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो इंजन का स्पीड का इंक्रीज करना कोई एडवांटेज नहीं देता है। भले ही इंजन का स्पीड अगर हम स्पीड को हम अगर इंक्रीज कर देते हैं तो वो पावर तो इंक्रीज करता है, पर लार्ज टॉर्क को डेवलप नहीं कर पाता है जब हम उसको इंजन को ऑपरेट करते हैं। तो लार्ज टॉर्क की जरूरत पड़ती है गियर बॉक्स के थ्रू। इसमें गियर बॉक्स फंक्शन में आता है। ये जो गियर बॉक्स जो है वो लार्ज टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए गियर बॉक्स जो है वो यूजुअली यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग पर्पस देखने में कि पर्पस क्या है। कुछ सिंपल टर्म्स हैं पर्पस ऑफ द गियर बॉक्स का, जो कुछ पर्पस है कुछ गियर बॉक्स का जो है समराइज किया गया है एज फॉलोज। तो पहला देखा गया है गियर बॉक्स का पर्पस क्या है कि गियर बॉक्स जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है इंजन टॉर्क को। सबसे पहला जो उसका पर्पस है कि गियर बॉक्स मल्टीप्लाई कर देता है इंजन टॉर्क को। दूसरा जो है वो प्रोवाइड करता है डेफिनेट ब्रेक सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम को एक ब्रेक प्रोवाइड कर देता है ताकि इंजन जो है वो रन हो सके जब हम इंजन को हम स्टेशनरी कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं। तो और ये जो है ये प्रोवाइड करता है डेफिनेट ब्रेक प्रोवाइड करता है ट्रांसमिशन सिस्टम को। और तीसरा जो है कि ये रिवर्सिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रिवर्सिंग कैपेबिलिटी मतलब अगर हमको व्हीकल को मूव कराना हो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो उस सिचुएशन में ये गियर बॉक्स जो है वो रिवर्सिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये गियर बॉक्स का पर्पस है। यहाँ पर अब ये जो है तुम्हारा ये गियर बॉक्स जो है, यहाँ पर एक टर्म आता है कि ट्रैक्टिव एफर्ट। ट्रैक्टिव एफर्ट होता क्या है? ये जो टॉर्क अवेलेबल होता है जब व्हील पर जो प्रोड्यूस होता है जो उस सिचुएशन में, तो टॉर्क जो अवेलेबल होता है ऑन द व्हील प्रोड्यूसिंग द ड्राइविंग फोर्स के टाइम पर, तो ये जो टॉर्क जो है जब हम इंजन को ऑपरेट कर देते हैं और फिर क्लच को ट्रांसमिट करके क्लच को एंगेज करा करके जब हम उसको जब क्लच जो है वहाँ काम करता है, और उस सिचुएशन में जब वहाँ पर जब गियर बॉक्स में अगर जो है पावर ट्रांसमिट होता है तो टॉर्क अवेलेबल ऑन द व्हील प्रोड्यूस करता है ड्राइविंग फोर्स को। जब वो जरूरत पड़ जाती है उस सिचुएशन में, ये जो टॉर्क जो है गियर बॉक्स के द्वारा, वो टॉर्क हमको जरूरत पड़ जाती है अगर हम गाड़ी को मूव करा रहे हैं पैरेलल टू द रोड सरफेस के डायरेक्शन में। तो उस सिचुएशन में एक फोर्स जनरेट होता है, उस सिचुएशन में ड्राइविंग फोर्स जनरेट होता है। ये जो ड्राइविंग फोर्स जनरेट जो होता है इसे हम ट्रैक्टिव एफर्ट कहते हैं। और ये जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है ये ट्रैक्शन होता है बिटवीन द टायर और द रोड के बीच में, रोड और टायर सरफेस के और रोड सरफेस और टायर के बीच में एक ट्रैक्शन जनरेट होता है जिसे हम ट्रैक्टिव एफर्ट कहते हैं। और ये जो होता है डिटरमाइन करता है कि कैसे कार जो है एक्सेलरेट होगी, कैसे जो ब्रेक लग रहा है। ये ट्रैक्टिव एफर्ट के थ्रू हमको पता चलता है कि कार में एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, ब्रेक जनरेट हो रहा है, कॉर्नर पर कितना आसानी से ये टर्न कर ले रहा है और कितना ये ग्राउंड पर चिपकते हुए ग्राउंड पे रन करते हुए बिना स्किड करते हुए ये काफी अच्छे चल जाते हैं। ट्रैक्टिव एफर्ट काम आता है। तो ये जो आपका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है ये द टॉर्क अवेलेबल ऑन द व्हील प्रोड्यूस द ड्राइविंग फोर्स जो होता है, जब ये टॉर्क अवेलेबल हो जाता है व्हील और रोड की सरफेस के बीच में टॉर्क अवेलेबल होता है, तो ये जो टॉर्क जो होता है ड्राइविंग फोर्स जो जनरेट होता है, जब व्हील जो है जब हमारा व्हीकल जो है रोड सरफेस पर ट्रेवल करता है तो उस सिचुएशन में वहां पर रोड सरफेस के पैरेलल एक ड्राइविंग फोर्स जनरेट होता है जिसे हम ट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। और ये जो ट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो एफर्ट है उसे हम ट्रैक्टिव एफर्ट कहते हैं। ये हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट है जब मोटर कार व्हीकल को जब हम मूव कराते हैं तो उस सिचुएशन में हमको टॉर्क की जरूरत पड़ती है। और जब ये व्हील पर जब ये टॉर्क पहुंचता है तो रोड सरफेस के पैरेलल आपका फोर्स जनरेट होता है, रोड सरफेस के पैरेलल आपका एक एफर्ट जनरेट होता है जिसे हम ट्रैक्टिव एफर्ट कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आता है ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। जब व्हीकल जो है ट्रेवल करता है कांस्टेंट स्पीड में रोड के अलोंग जब ट्रेवल करता है तो एक रोड के अलोंग ट्रेवल करता है तो उस सिचुएशन में एक रेजिस्टेंस
जो होता है वो इसके फॉरवर्ड मोशन के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। जैसे आपका ट्रैक्टिव फोर्स आपको मालूम चला, जैसे हम व्हीकल को मूव करा रहे हैं तो सिचुएशन में रोड व्हील्स और रोड सरफेस के पैरेलल आपका जो रोड सरफेस के पैरेलल जो आपको फोर्स जनरेट हुआ, एफर्ट जो जनरेट हुआ, ट्रैक्टिव एफर्ट है। वहीं पर अगर हम ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जब एक व्हीकल जो है कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है रोड के अलाउंग, तो उस सिचुएशन में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है फॉरवर्ड मोशन में, उसके फॉरवर्ड मोशन के डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिसे हम ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस होता है ये 3 प्रकार के रेजिस्टेंस इसमें मिलकर बने होते हैं। पहला जो रेजिस्टेंस होता है वो रोलिंग रेजिस्टेंस है, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो विंड रेजिस्टेंस है या फिर एयर रेजिस्टेंस कहलाता है। ये रोलिंग रेजिस्टेंस होता क्या, देखते हैं कि जनरली हम देखते हैं कि ये रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंड होता है नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस के अकॉर्डिंग, ग्राउंड सरफेस के अलोंग डिपेंडेंट होता है ये आपका जो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है। और जब व्हीकल ट्रेवल ऑफ होता है रोड में, तो जो रफ ग्राउंड सरफेस जो होता है ऑब्वियसली इसके पास ग्रेटर रोलिंग रेजिस्टेंस होता है जो कि कम करने के लिए होता है एज कंपेयर देन द व्हीकल जब ट्रेवल करता है स्मूथ सरफेस में। तो व्हीकल जब अगर रफ सरफेस में मूव करता है तो उस सिचुएशन में रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो ओवरकम करने के लिए जो रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा रफ सरफेस में काफी अच्छा रोलिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, जिससे आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहती है और गाड़ी जो है वो रोल आउट नहीं होता है, जो उसके चक्के के थ्रू अनबैलेंस होकर के अगर हम टर्न करना चाहें गाड़ी को और गाड़ी जो अगर टर्न कर रही तो उस सिचुएशन में रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है वहां पे काफी अच्छा डेवलप होता है। जब हम रोड में रफ सरफेस यूज कर रहे होते हैं तो रोड जब रफ होती है, जब रोड की सरफेस काफी रफ होती है तो रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा अच्छा जनरेट होता है एज कंपेयर देन द स्मूथ सरफेस ऑफ द रोड के। और इस सिचुएशन में वेट ऑफ द व्हीकल और फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स और रोड सरफेस और इवन स्पीड जो होता है गाड़ी का वो इन्फ्लुएंस करता है रोलिंग रेजिस्टेंस को। और रोलिंग रेजिस्टेंस को आपको मैंने भी बताया कि जैसे कि आपका जो है वेट ऑफ द व्हीकल रोलिंग रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड का जो सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन जो जनरेट होता है वो रोलिंग रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, इवन जो स्पीड है वो भी रोलिंग रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। और कई बार हम देखें कि ये इन्फ्लुएंस करता है रोलिंग रेजिस्टेंस को, उसका स्पीड, उसका वेट, ये सब चीजें जो है अफेक्ट करती हैं। फर्दरमोर ये देखा गया है कि ट्रांसमिशन फ्रिक्शन जो होता है वो भी इंक्लूड होता है रोलिंग रेजिस्टेंस में। ट्रांसमिशन फ्रिक्शन जो होता है वो भी इंक्लूड होता है रोलिंग रेजिस्टेंस में। तो ये रोलिंग रेजिस्टेंस एक ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस का एक वन ऑफ द पार्ट है। दूसरा जो है वो आपका है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस एक दूसरा पार्ट है। ये जो ग्रेडियंट पहला पार्ट जो था वो रोलिंग रेजिस्टेंस था, दूसरा जो है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है। ग्रेडियंट रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंडेंट होता है अपॉन द स्टीपनेस ऑफ द हील पर। स्टीपनेस ऑफ द हील पर डिपेंड करता है आपका कि स्टीपनेस कितना है हील का, और जो ओवरऑल वेट ऑफ द व्हीकल जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है आपका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। ओवरऑल जो आपका वेट ऑफ द व्हीकल है, वेट ऑफ द व्हीकल, उस पर भी आपका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तीसरा जो आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज विंड रेजिस्टेंस या फिर एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। तीसरा रेजिस्टेंस जो है उसे हम विंड रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये डिपेंड होता है एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द व्हीकल पर। विंड रेजिस्टेंस जो होता है, एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द व्हीकल पर डिपेंड करता है। और एक डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होता है वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं विंड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, अगर हम केयरफुल डिजाइन किए हो व्हीकल का, या फिर व्हीकल में इम्प्रूव्ड स्ट्रीमलाइनिंग टेक्निक्स यूज की गई हो अगर उसको डिजाइन करते समय में। तो अगर हम डिजाइन करते समय में अगर व्हीकल को अच्छे से डिजाइन किए हो और स्ट्रीमलाइनिंग टेक्निक्स का यूज किया गया हो डिजाइन करते समय में, तो ये जो आपका जो डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है, ये पूरी जो डिग्री ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोलिंग जो हो रही है उसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं ओवर विंड रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका है विंड रेजिस्टेंस।
अब ये देखा गया कि ये व्हीकल जो है अगर ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है बैलेंस्ड होना चाहिए बाय द ट्रैक्टिव एफर्ट के थ्रू। ट्रैक्टिव एफर्ट के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है टायर और ट्रेड कांटेक्ट एरिया के बीच में जो आपका ट्रैक्टिव एफर्ट जो जनरेट होता है, वो जो है आपका, अगर हम व्हीकल को ट्रेवल कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में, अगर व्हीकल ट्रेवल कर रहा होता है तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए बाय द ट्रैक्टिव एफर्ट प्रोड्यूस्ड एट द टायर ट्रेड कांटेक्ट एरिया। तो ये आपका जो मेन पॉइंट है, आपका व्हीकल जो है ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड में, तो उस सिचुएशन में ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो मस्ट भी बैलेंस्ड होना चाहिए बाय द ट्रैक्टिव एफर्ट वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन देखा गया है कि ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो ज्यादा ग्रेटर देन होता है टोटल रेजिस्टेंस के, इन ऑर्डर टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द व्हीकल के इनर्शिया ऑफ द व्हीकल को ओवरकम करने के लिए हम देखेगा कि ड्यूरिंग एक्सेलरेशन टाइम पे, जब गाड़ी स्पीड में रहती है, एक्सेलरेशन टाइम पर रहती है, तो उस एक्सेलरेटेड रहती है गाड़ी, तो ड्राइविंग फोर्स जो होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए टोटल रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द व्हीकल। ड्राइविंग फोर्स जो है आपका ड्राइविंग फोर्स को ग्रेटर देन होना चाहिए। ये देखा गया है आपका किसमें, आपका जब हम कंसीडर कर रहे होते हैं विंड एयर रेजिस्टेंस को, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर देखो ये इक्वल टॉर्क जनरेट हो रहा है। ये डायग्राम मैंने बनाया ये डायग्राम। इसमें देखिए ये इंजन टॉर्क लग रहा है जब रोड इक्वल सरफेस पर काम कर रहा है, और इसमें आपका ज्यादा ये पूरे व्हीकल बॉडी में ये सस्टेन करता है, इफेक्ट डालता है। इंजन का टॉर्क जो है इक्वल टॉर्क प्रोड्यूस करता है और गाड़ी को, व्हीकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने में काफी हेल्प करता है ये जो आपका इंजन टॉर्क जो है। तो ये डायग्राम मैंने आपको बनाया। और जब अगर क्लाइंबिंग होता है, जब अगर कोई हिल एरिया में आपका व्हीकल जो है मूव करता है और क्लाइंब करता है, उस सिचुएशन में टॉर्क कन्वर्जन मैकेनिज्म जो है ये देखो, इस सिचुएशन में ये जो गियर ट्रेन है उसको ज्यादा टॉर्क इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये हम देखे हैं जब कार जो है ट्रेवल करता होता है, ट्रेवलिंग ऑन द लेवल ऑफ रोड लेवल पर अगर कार अगर ट्रेवल करता है, तो इंजन टॉर्क जो होता है उस सिचुएशन में इतना इनफ होता है कि वो कार मूविंग कर सके, काफी स्मूथली मूविंग करता है। उस सिचुएशन में इंजन टॉर्क इतने लेवल पर रहता है। पर अगर ये व्हीकल जो है अगर ये हिल एरिया में अगर ट्रेवल करता है, तो ये देखा गया है कि टॉर्क जो होता है उस सिचुएशन में व्हील को जो होता है उस सिचुएशन में ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, हाई टॉर्क की जरूरत पड़ जाती है, इंजन टॉर्क की जरूरत पड़ जाती है, ताकि इंजन जो है व्हीकल को पूरी तरह से प्रोपेल कर सके और उसको स्पीड प्रोवाइड कर सके। तो ये देखा गया है कि ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है उस सिचुएशन में मोशन ऑफ द व्हीकल के टाइम पर उस समय एक्शन में आ जाता है, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस जो है उस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में हमको व्हीकल को हिल एरिया में क्लाइंब कराने के लिए उस सिचुएशन में हमको क्या जरूरत पड़ती है कि आपका जो हिल एरिया के टाइम पर जो आपका जो व्हीकल है उस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, इंजन टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो ये फंक्शन जो है वो गियर बॉक्स जो है वो इस सिचुएशन में काफी मेन रोल प्ले करता है, गियर बॉक्स, ताकि हम अगर हिल टाइम पर अगर हम उसको चला रहे हैं, गाड़ी को, व्हीकल को ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका इंजन टॉर्क ज्यादा लगेगा, और इंजन टॉर्क ज्यादा लगाने के लिए आपको गियर शिफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी, और गियर शिफ्टिंग के लिए आपको जो उस सिचुएशन में गियर बॉक्स का फंक्शन काम करना बहुत जरूरी है। उस सिचुएशन में आपका गियर बॉक्स जो है उसके द्वारा आपका गियर शिफ्टिंग जो है ज्यादा से ज्यादा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना बहुत जरूरी है। ये गियर बॉक्स का फंक्शन जो था वो सिचुएशन में बहुत जरूरी होता है। अगर वहां पर अगर देयर इज नो इंक्रीज इन द टॉर्क, अगर टॉर्क नहीं होता है तो स्पीड ऑफ द व्हीकल जो है वो कम हो जाएगा, और स्पीड ऑफ द व्हीकल कम हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपका जो पावर है इंजन को वो कम से कम मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आपके पास गियर बॉक्स में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये इन तीनों रेजिस्टेंस को काफी अच्छे से एक्शन में लेते हुए उसमें सस्टेन करके काम कर सके। तो यहाँ पर एक टर्म आता है गियर रेशियो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये गियर रेशियो के लिए गियर है एक, ये जो ड्राइविंग गियर है और ये जो है ड्रिवन गियर है, आपका जो बड़ा वाला जो गियर है वो ड्रिवन गियर है, और ये छोटा वाला गियर है वो यहाँ पर ये ड्राइवर गियर है। तो ये जो है ये ऊपर का जो बड़ा गियर है इसके 19 टीथ है, और इसका जो छोटा गियर है इसमें आपका 8 टीथ है, 8 टीथ लगे हुए हैं।
तो गियर रेशियो यहाँ पर एक टर्म आता है कि गियर रेशियो जो होता है वो मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द दो या दो से अधिक गियर के बीच में होता है, जो कि मैच्ड होता है कॉन्टेंट के साथ में। जब उसको मैश किया जाए तो कॉन्टेंट के साथ में गियर व्हील्स जो होते हैं वो सिचुएशन में, तो ये एक रिलेशनशिप है जिसमें दो या दो से अधिक गियर जो होते हैं, गियर व्हील जो होते हैं, दैट आर मैच्ड इन कॉन्टेंट विद द ईच अदर। मैच, ये ऐसा रिलेशनशिप होता है। गियर रेशियो प्रकार का रिलेशनशिप है। तो इस गियर रेशियो में, रिलेशनशिप में पहला इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा रेशियो के टर्म में यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ द टीथ ऑन द ड्रिवन गियर, नंबर ऑफ द टीथ ऑन द ड्रिवन गियर का रेशियो जो है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन द ये जो गियर है आपका जो है दैट इज इक्वल टू, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, ये जो है यहाँ पर अगर नंबर ऑफ द गियर जो है 19 जो है ये नंबर ऑफ द गियर ऑफ द ड्रिवन गियर टू द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द ड्रिवन ड्राइवर गियर में, मतलब ड्रिवन गियर और ड्राइवर गियर का रेशियो जो है वो नंबर ऑफ द टीथ में, जितने नंबर ऑफ द टीथ हैं वो उसको, उसे हम गियर रेशियो कहते हैं। या आप थ्योरी ऑफ मशीन में भी देख सकते हो, उसमें भी दिया हुआ ये फॉर्मूला। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हम दो गियर व्हील जो है मैश किए गए हैं कॉन्टेक्ट में ईच अदर में, तो ड्राइव गियर अगर आपका 8 है टीथ में और उसके टोटल नंबर ऑफ द टीथ आपका ड्राइव गियर का अगर 8 दिया हुआ है, और अगर ड्रिवन गियर व्हील जो है उसका जो नंबर ऑफ द टीथ अगर 19 दिया हुआ है, तो गियर रेशियो इज इक्वल टू 19/8 हो जाता है। तो ये गियर रेशियो का फॉर्मूला था। ये गियर रेशियो आपको जानने के लिए टर्म है, मैं इस क्वेश्चन को दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, या आपको एक्सटर्नल पूछ भी सकता है कि गियर रेशियो होता क्या है। तो ये जो आपका जो ड्रिवन गियर का जो आपका जो ये जो आपका ड्रिवन गियर है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये जो आपका ड्राइवर गियर है जो ड्राइव गियर जो है, ये इन दोनों का रेशियो जो होता है टीथ का, उसे हम गियर रेशियो कहते हैं। तो ये था गियर रेशियो। तो इस गियर बॉक्स में मैं आपको यहाँ पर एक मैनुअल गियर बॉक्स बताना चाहूंगा। मैनुअल गियर बॉक्स क्या होता है? तो वैसे तो देखा गया 2 टाइप ऑफ द गियर बॉक्स देखे गए हैं आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल में। मैनुअल गियर बॉक्स होता है एक, और एक होता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है। मैनुअल गियर बॉक्स होता है और एक होता है आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो ये जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसको लेटर ऑफन हम बाद में इसे हमने इसका तो इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इसका नाम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहा गया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी कहा गया, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो मैनुअल गियर बॉक्स जो होता है वो डिपेंड होता है टोटली ऑन द ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइवर सेलेक्ट करे और चेंज करे गियर को मैनुअल गियर बॉक्स में। और जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है वो चेंज कर सकता है गियर अकॉर्डिंग टू इंजन लोड, इंजन के लोड के अकॉर्डिंग वो ऑपरेट हो जाता है, और रोड के स्पीड के अकॉर्डिंग भी, रोड में जब व्हीकल जो स्पीड कर रहा है, स्पीडली ट्रेवल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है डिपेंड करता है उसके शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग चेंजिंग के लिए। ड्राइवर के डिमांड पर भी डिपेंड करता है कि ड्राइवर अगर चेंज जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, और इन द लेटेस्ट कंप्यूटर कंट्रोल्ड यूनिट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड यूनिट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू स्टाइल ऑफ द ड्राइविंग के स्टाइल के अकॉर्डिंग वो इसको ऑपरेट करता है। तो ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग स्टाइल ऑफ ड्राइविंग के अकॉर्डिंग जो है लेटेस्ट कंप्यूटर कंट्रोल उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इस प्रकार से आपका जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो होता है रोड स्पीड पर, ड्राइवर के डिमांड पर, आपके जो अकॉर्डिंग टू इंजन लोड पर कैसे है, इंजन लोड पर उस पर भी डिपेंड करता है, उसकी जो शिफ्टिंग जो है उसमें जो ऑपरेटिंग कंडीशन जो है। तो ये जो है वैसे तो यहाँ पर देखा गया है कि मैनुअल गियर बॉक्स जो है उसमें 3 प्रकार के मैनुअल गियर बॉक्स हैं। पहला आपका स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है, दूसरा आपका कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है, और तीसरा आपका सिंक्रो मैश गियर बॉक्स। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में क्या होता है कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जो होता है, ये गियर बॉक्स का ऐसा टाइप है जो सबसे पुराना टाइप है ये गियर बॉक्स का, और मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए, ऑटोमोबाइल के मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए ये काफी यूजफुल होता है आपका स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। मैनुअल ट्रांसमिशन अगर करना हो तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स काफी यूज होता है। और जो आपका ये जो अरेंजमेंट जो होता है मैनुअल गियर बॉक्स का ट्रांसमिशन का, इसमें जो क्या होता है कि स्लाइडिंग मैश टाइप जो होता है वो सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, जो इसका जो अरेंजमेंट होता है ये काफी सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है इसका अरेंजमेंट में। और हाउएवर ये देखा गया है कि इस प्रकार के टाइप में मैकेनिकल इफिशिएंसी जो होती है वेरी लो होती है,
और इसमें एफिशिएंसी जो होता है वो भी वेरी लो होता है इस प्रकार के टाइप में, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स वाले टाइप में। और नॉइस लेवल जो होता है वो काफी ज्यादा होता है इस सिचुएशन में। आपका जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है इसमें आपका नॉइस लेवल काफी ज्यादा होता है। और मोर ओवर ये देखा गया कि ड्राइवर जो होता है रिक्वायर्ड करता है कंसिडरेबल स्किल। इस सिचुएशन में आपको कंसिडरेबल स्किल की भी जरूरत पड़ती है जिसमें हम गियर को चेंज करना पड़े। तो अगर आपका ड्राइवर जो है स्किल उसका डेवलप नहीं है, अगर उसका हम गियर चेंज कर रहे हैं नॉलेज नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो स्लाइडिंग में गियर बॉक्स के जो ऑपरेटिंग कंडीशन है उसको अफेक्ट कर सकता है, उसको इंजर्ड कर सकता है या उसको डैमेज कर सकता है। तो उसकी स्किल की भी काफी स्किल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए आप अगर हम जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें ये खासियत है कि ये सबसे एक तो ये सबसे पुराने जो व्हीकल आ रहे थे उसमें हमने देखा था कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स काफी यूज होता है। और ये जो है इसको हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये जो इसका मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होता है वो काफी लो होता है और इसका नॉइस लेवल जो होता है वो काफी हाई होता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड आपको मैं शो कर रहा हूँ। इसमें ये जो है आपका ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो कर रहा हूँ। इसमें क्या है फिगर में इसका कंस्ट्रक्शन शो किया जा रहा है स्लाइडिंग मैश टाइप ट्रांसमिशन सिस्टम। स्लाइडिंग मैश टाइप ट्रांसमिशन सिस्टम का मैं आपको ये फिगर आपको यहाँ पर शो किया हूँ। और इसके पास 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर 3 फॉरवर्ड गियर होते हैं और 1 रिवर्स स्पीड के लिए गियर होता है। ये देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इनपुट शाफ्ट है। ये इनपुट शाफ्ट में क्लच गियर है। ये क्लच गियर ये यहाँ पर दिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर दिख रहा है 1 और 2 में है। ये 1 में ये जो आपका ये 3 और 2 मोशन ये इस डायरेक्शन में जो यहाँ पर एक दिया हुआ है गियर शिफ्ट फोर्क दिया हुआ है। ये गियर शिफ्ट करने का फोर्क लगा हुआ है और इसमें इसके फोर्क के एक एंड पे 6वें नंबर का गियर दिया हुआ है और ये जो रिवर्स के लिए यहाँ पर 5वें नंबर का गियर दिया हुआ है। तो ये आउटपुट शाफ्ट है ये। और ये जो आपका जो दूसरा गियर जो है इसके साथ में अटैच किया गया, इसमें तीसरा, चौथा और 7वां 3, 4 और 7 जो है वो काउंटर शाफ्ट कहलाता है। काउंटर शाफ्ट के साथ अटैच किए गए गियर है। ये नीचे में जो गियर है वो काउंटर शाफ्ट गियर है और जो काउंटर शाफ्ट गियर है और ऊपर में जो है वो आउटपुट शाफ्ट गियर है जो 6 और 5 को जो शो कर रहा है ये। तो ये स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स को अरेंजमेंट को शो कर रहा है ये पूरा डायग्राम। और वैसे तो वहां पर इसमें जो है 2 गियर जो है 6 और 5 जो गियर जो है वो अटैच किया गया है मेन शाफ्ट के थ्रू। अभी मैंने आपको बताया आउटपुट शाफ्ट या मेन शाफ्ट एक ही है ये आपका। और जो आपका जो 4 गियर है 2, 3, 4, 7 ये जो है वो काउंटर शाफ्ट में अटैच किए गए हैं। और तो यहाँ पर मैं था ये जो आपका जो गियर बॉक्स है यहाँ पर ये, तो ये जो है ये आपका जो 2, 3, 4, 5 जो काउंटर शाफ्ट में लगा हुआ है। 2 गियर जो है यहाँ पर मेन शाफ्ट में है। जो ये जो गियर जो मेन शाफ्ट में जो है ये स्लाइड कर सकते हैं जब हम इसको ऑपरेट करने वाले होते हैं। तो ऑपरेट करते समय में इनमें स्लाइडिंग कैपेबिलिटी होती है। यही गियर जो है वो स्लाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। और ये मैश हो सकते हैं गियर काउंटर शाफ्ट के साथ। जब ये जो आपका जो क्लच गियर है इसके साथ अटैच होता है तो सिचुएशन में ये 5 जो है ये 3 पे आ सकता है और ये 4 पर आ सकता है। मतलब इस प्रकार से इसकी शिफ्टिंग कैपेबिलिटी होती है नीचे की। तो ये जो है ये स्लाइड कर सकता है 6वां और 5वां गियर जो होता है। और ये जो है इसलिए ये जो आपका 6वां और 5वां गियर जो स्लाइड करने की कैपेबिलिटी होती है इस कारण इसका नाम जो है स्लाइडिंग गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स नाम दिया गया है। इसी कारण इसका जो नाम दिया गया स्लाइडिंग गियर बॉक्स नाम दिया गया इस 6वें और 5वें गियर की शिफ्ट होने के कारण, स्लाइड होने के कारण। पावर फ्लो देखते हैं यहाँ पर गियर इन द न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ पर 3 स्पीड है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के। और ये 3 स्पीड को हम लोग जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं पर रहने दूं मैं। आज के लिए यहीं रहने दें।
तो आज के लिए यहीं पर है, तो मैं गियर बॉक्स का इंट्रोडक्शन बताया मैंने आपको, और रेजिस्टेंस के बारे में बताया, जो है आपको एट्रैक्टिव एफर्ट एट्रैक्टिव के बारे में बताया था। आज के लिए यहीं पर रहने दें, टाइम हमारे पास बहुत कम है, 4-5 मिनट बचे हुए हैं। यस सर। यस सर। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में मैंने आप लोग को थोड़ा सा एक इंट्रो दे दिया मैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में। इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, आप देख लेना। तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस में 3 प्रकार के रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया। रोलिंग रेजिस्टेंस जो था, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। रेडियल रेजिस्टेंस दूसरा टाइप है। तीसरा जो रेजिस्टेंस है ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस में, वो है एयर रेजिस्टेंस। इसके बाद मैंने आपको गियर रेशियो के बारे में बताया, जो ड्रिवन गियर और उसका जो रेशियो था, उसको हम ड्रिवन गियर और ड्राइवर गियर के बीच का रेशियो जो है आपको मैनुअल गियर बॉक्स को बताया मैंने इंट्रोडक्शन में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मालूम चले मैनुअल गियर बॉक्स में कौन कौन से टाइप आते हैं। मैनुअल गियर बॉक्स आपको बाय वर्ड, आपको ऑटोमोबाइल इतना इजी सब्जेक्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जैसा जैसा टर्म दिया गया है वैसा वैसा उसके अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन है, वैसा वैसा उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोसीजर है। अगर मैनुअल गियर बॉक्स बोल रहा है तो बाय हैंड आप उसको मैनुअली ऑपरेट कर रहे हो। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया हुआ है तो उसको ऑटोमेटिक, लेकिन उसके सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक भी है तो उसके पास सर्टेन कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक कंडीशन है। और इसमें मैं आपको आज बताया स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स और कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स मैंने टाइप बताया था। तो जिसमें मैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में बता ही रहा था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया। तो आज के लिए यही रहने देते हैं, इसका नेक्स्ट क्लास अपन लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलो, जिनको बाहर जाना है उन लोग लीव कर सकते हैं क्लास को। क्लास यहीं पर एंड हो चुकी है। थैंक यू सर। ओके।